नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग यह जानेंगे कि इसका सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन जितना भी है वो सारा क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग 19 क्वेश्चन है शायद। तो देखिए, इसमें आपको जो है ना टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 9th का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ सारा जाके वहाँ देख सकते हैं। 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो इनका नाम जो था क्या था, राजेंद्र प्रसाद, सब जानते हैं। फिर जन्म जो है इनका, जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म जो है इनका 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म जो है ये किस ज़िला में हुआ था बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका बताइए, इसका जन्म कहाँ हुआ था। तब तक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए देखिए, इनका जो जन्म है ये ज़िला था सारण, बिहार में पड़ता है। ठीक है, और इनका गांव जो था वो क्या गांव का नाम था, जीरादेई नाम था गांव का। क्या नाम था दोस्तों, जीरादेई। ठीक है, और पिता का जो नाम था वो क्या था, महादेव सहाय। और इनका जो क्या कहते हैं पिता जो थे वे महादेव सहाय जो थे, उनकी शिक्षा कहाँ तक थी, तो देखिए दोस्तों उनका शिक्षा जो है ना, उनकी शिक्षा वो फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके पिताजी किसके अच्छे जानकार थे, तो क्या बोलिएगा, फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। पिता का शौकीन जो है ना क्या क्या था, तो पहलवानी था और घुड़सवारी जो था उनके पिता का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। और इनका हम क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को भी क्या कहते हैं, घुड़सवारी का जो है उसको भी लत लग गया था। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इनका मैट्रिक का जो परीक्षा था, मैट्रिक जो इन्होंने पास किया था ये 1902 ईस्वी में पास किए थे। कौन, तो राजेंद्र प्रसाद जी। तो आशा है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसी में इन्होंने जो है वकील दल में कब शामिल हुए इन्होंने, ठीक है ना, तो 1911 में जो है ये वकील दल में शामिल हुए। घटना जो है इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जो इसका नाम था बंग भंग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो है प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, इनका थोड़ा जीवनी जान लिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी, इस बात का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या इसमें क्या कह रहा है कि नालंदा की जो वाणी है वे एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी, इस बात से क्या आशय स्पष्ट करने के लिए कह रहा। तो देखिए प्रश्न का उत्तर जो है कि नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। सुरभित पुष्प का मतलब होता है कि यहाँ जो है ना नालंदा में, पहले बिहार में बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ करता था, यानी कि बड़े बड़े देशों विदेशों से यहाँ पे लोग सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त, चलिए दोस्तों क्या कर रहा, उपयुक्त बातें कही गई है, उपयुक्त बातें कही गई है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मगध जो है ये मगध प्राचीन राजधानी का नाम क्या था। मगध की जो प्राचीन जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, तो चलिए जानते हैं क्या नाम था। मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था और वह कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो मगध की जो प्राचीन राजधानी थी उनका नाम क्या था, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगिरी था। और 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगिर नाम से प्रसिद्ध थी। कौन,
तो ये राजगीर जो थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नालंदा के समय बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो बुद्ध के समय जो था नालंदा के गांव में प्रवाजिकों का आम्रवन था। क्या था दोस्तों, प्रवाजिकों का आम्रवन था। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला चौथा प्रश्न कह रहा है महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो दोस्तों जैन ग्रंथों के अनुसार जो है नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में महावीर और मेखलीपुत्र की क्या हुई थी, भेंट हुई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। तो महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास किया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया। तो तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की क्या थी, जन्मभूमि थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। तो उत्तर है कि नालंदा का प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। फहियान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। तो देखिए दोस्तों फहियान चीनी यात्री थे जो चौथी रात्रि में, ठीक है ना, चौथी रात्रि में नालंदा आए थे, उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और क्या कहते परिनिर्वाण स्थान पर, ठीक है, परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के क्या किए थे, दर्शन भी किए थे। चलिए अगला 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवानचांग इस देश में आए तो नालंदा अपने उन्नति के शिखर पर था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। तो देखिए इस प्रश्न को हम फिर से लेते हैं, यही प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसको बनाइए। चलिए दोस्तों नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। तो उत्तर है इसका चीनी यात्री युवानचांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध की तृप्ति नहीं होती थी, ठीक है। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है, न उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है और न ही उसे लेने वाले को तृप्ति होती है। तो यही बात क्या कहते हैं, नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री ने ग्रंथ में आधार पर बताया है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 11वां प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो प्रश्न का उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दे दी थी, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं बस हो गया। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और आगे का वीडियो बनाते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न ले रहे हैं हम लोग। चलिए कह रहा है कि यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो इसका हम जो है उत्तर लेते हैं। क्या कह रहा है उत्तर में कि 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के
ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते रहते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों को शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें उनमें जो था क्या कहते हैं, उनमें देखिए दोस्तों, उनमें अनेक प्रकार के अलंकार और सुंदर मूर्तियां थी। यहाँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम है, किंतु नालंदा उन सबों में क्या थी, अद्भुत थी दोस्तों। क्या थी नालंदा, अद्भुत थी। चलिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न कह रहा है इत्सांग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है। तो उत्तर है इत्सांग चीनी यात्री था। उसके समय में नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णों की सच्चाई प्रकट होती है। चलिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण है उत्तर कि विदेश के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपात खुदाई से मिला है। उसका चलिए क्या मिला है देखते हैं हम लोग। इससे ज्ञात होता है कि उसका जो स्मारक जो मिला है, उससे एक ताम्रपात से खुदाई मिला। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्ण द्वीप यानी सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपात्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यव्य द्वीप के सम्राट जो है बालपुत्र भगवान बुद्ध ने प्रति भक्ति प्रदर्शन करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। तो नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा यहाँ अनिवार्य थी। तो पहला क्या था, देखिए पहला शिक्षा था क्या था कि शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे जैसे भाषा का समग्र ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा था तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। अगला क्या था दोस्तों, अगला था कि चिकित्सा विद्या, क्या था, चिकित्सा विद्या, जिससे छात्र सीखकर स्वयं स्वस्थ रह सके और दूसरे को भी निरोग बना सके। चौथा था शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिससे छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। पांचवा था इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। तो यही था वहाँ का जो नालंदा में 5 जो विषयों का जो शिक्षा था, यही तरह दिया जाता था। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, बाद में आप लोग कर लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न तो आपने से कम कीजिए। 17वां प्रश्न कह रहा है शीलभद्र से युवानचांग वेनसांग की बातचीत हुई। तो देखिए जब युवानचांग नालंदा से विदा होने लगे तो तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। तब युवानचांग ने उत्तर दिया, यह देश बुद्ध के जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए क्या कर रहा है, अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। यही बात शीलभद्र और युवानचांग के बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, विदेश में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। तो पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट अस्त्रोंग छन गप्पो 630 ईस्वी में ने अपने देश में
जो है भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यह क्या कहते हैं, यह अपने यहाँ जो है अपने यहाँ के विद्वानों जैसे क्या कहते हैं थोमिन संभोटकों, ठीक है, थोमिन संभोटकों नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है ना चैनल को जो है आप जो प्लेलिस्ट है इसमें बना हुआ सारा, अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप ढूंढ लीजिए वहाँ से, और आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो आपको PDF मिल जाएगा, सारा जितना भी पढ़ाया हुआ है सभी वीडियो का क्या मिल जाएगा आपको वहाँ पे दोस्तों, PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? किसकी विशेषता दोस्तों? तो ज्ञान दान की जो है विशेषता क्या है, ज्ञान की जो दान है उसकी विशेषता क्या है? तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है आपको कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दिया जाता है वह सीमा रहित है और अनंत होता है, न उसको बांटने वाले को तृप्ति होती है और न ही उसे लेने वाले को, यही ज्ञान दान की विशेषता कही गई है। ज्ञान जो है ना जितना बांटिएगा उतना क्या होगा, बढ़ेगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देख के सारा क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए जिनसे कि उनका भी पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से हो पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।